सोनम, तो कोशिश करो, कोशिश करो, उठो, कोशिश करो। अभी नहीं होगा। सोनम उठो, सोनम, सोनम उठो, सोनम, सोनम। सर ये तो जिंदा है। मनीष सर, इस लड़की को लेकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलो, इसे किसी भी हालत में बचाना ही होगा। राइट सर। सर ये देखिए खून, हत्या के लिए शायद यही पत्थर इस्तेमाल किया गया था, वहां पड़ा हुआ मिला। इस पत्थर को फौरन लैब में टेस्ट के लिए भेजो। पता नहीं कि बारिश के बाद फॉरेंसिक टीम को इस पर कुछ मिलेगा भी या नहीं। अभी आ गया ना, थाने के एंट्री रजिस्टर में साइन लो इसकी। कितनी बार बोले साहब, पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा चलेगा। राकेश बहुत ही संकी किस्म का आदमी है। आज से 12 दिन पहले इसने एक रविंद्र नाम के शख्स की बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। गिल्टी फील करना तो दूर, चेहरे पर शिकन तक नहीं है इसके। जब तक सोनम राकेश को आइडेंटिफाई नहीं कर लेती, हम उसे मुजरिम नहीं कह सकते। तो सोनम इस केस में इकलौती चश्मदीद है जिसे ये पता है कि रविंद्र को किसने मारा था। पर जब वो हमें मिली थी तब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वैसे सोनम कैसी है? सर मैंने डॉक्टर्स की एक टीम को सोनम के घर पर भेजा था। उनका कहना है कि सोनम की हालत पहले से काफी बेटर है। अगर हम चाहें तो सोनम का स्टेटमेंट अभी रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या हुआ? फिर कोई डरावना ख्वाब देखा क्या? संभालो अपने आप को। हम तुम्हारा दर्द सिर्फ समझते नहीं, महसूस भी करते हैं। आखिर हम रवि की माँ हैं। रविंद्र की मौत ने एक ऐसी कहानी की शुरुआत कर दी थी जिसके अंत तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। हत्या को 13 दिन बीत चुके थे। रविंद्र के सारे रिश्तेदार रविंद्र के घर उसकी 13वीं पे इकट्ठा थे। कई परतों में लिपटी इस सनसनीखेज कहानी की तो ये महज शुरुआत थी। ओम शांति है, शांति है, शांति है। स्वर्गीय रविंद्र वर्मा जी की विधवा पत्नी आगे आई है और ये प्रसाद सब लोगों में बंटवा दीजिए। रचना, सोनम, तुम दोनों ये प्रसाद सब लोगों में बांट दो। मैं शिमला मिर्च नहीं पसंद, हम नहीं खाएंगे। एक घंटा आप देंगे, चुपचाप
सोना परेशान करते। सोना बहू सोनम को देखी? ना हमने देखा, हमने उन्हें छत पर जाते हुए देखा। अच्छा सोनम ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? तुम इस तरह हाथ नहीं मान सकती। रवि के कातिल को हम ही सजा दिलाना चाहते हैं। सोनम, यहाँ कुछ लोग हैं, तुम्हें आइडेंटिफाई करके बताना होगा कि रविंदर को किसने मारा। सर लगता है अभी भी ट्रॉमा में है। मनीष, सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना पर हम राकेश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर सिर्फ सोनम का बयान ही राकेश को कोर्ट में मुलजिम साबित कर सकता है, लेकिन सोनम की हालत तो खुद ही। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनम जानबूझ के राकेश को आइडेंटिफाई करने से बचाने की कोशिश कर रही है? पर वो ऐसा क्यों करेगी? रविंदर और सोनम एक दूसरे से प्यार करते थे और भागकर शादी भी क्यों नहीं। और तो और रविंदर को राकेश ने सोनम की आंखों के सामने मारा था। सर अक्सर भाग के शादी करने वाले लोग शादी के बाद उल्टा एक दूसरे से भागने लगते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि शादी के बाद इन दिनों में प्यार व्यार कुछ बचा ही ना हो। और जो क्राइम स्पॉट से हमें पत्थर मिला था, उस पर कोई फिंगरप्रिंट वगैरह? सर लैब में टेस्टिंग जारी है, बहुत जल्द रिपोर्ट मिल जाएगी। गुड सर नाटक किया है तुमने पुलिस के सामने। अरे तुम तो चाहती नहीं हो कि राकेश को सजा हो। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? उसने हमारे रविंद्र को मारा। रविंद्र सिर्फ हमारे हैं, तुम्हारे नहीं। और वैसे भी उन्हीं की तरह धोखा देना तुम्हें भी अच्छे से आता है, कभी भी पलट सकती हो तुम। अच्छा, तुम हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? हम दोनों तो फ्रेंड्स। अच्छा हुआ तुम मिल गई, वरना हम तो इतनी टेंशन में थे कि कैसे लोग होंगे, कैसी जगह होगी। तुम भी मेरठ से, हम भी मेरठ से, बहुत मजा आएगा। सच में हम भी ना यहाँ बहुत बोर हो जाते थे, पर अब तुम्हारे जैसी साथी मिली है ना, हॉस्टल लाइफ के मजे हो जाने। हाँ। हमें क्या पता था कि जिसे हमने मदद का हाथ आगे बढ़ा के दिया, वो हमारा ही हाथ खींचकर हमारी ही जगह ले लेगा। सहेली से सौतन का सफर तुमने तय किया, हमारे ही सुहाग पर डाका डाल दिया तुमने। ये हमारी रूम। सोनम, अरे आपको कैसे पता? अरे रचना हर वक्त तुम्हारे बारे में तो बात करती है। अच्छा रचना, चलो हम चलते हैं, वरना फिल्म के लिए लेट हो जाएगा। बाय। अच्छा सुनो सुनो, हम साथ में फिल्म देखने चले। अरे ये तो और भी बढ़िया हो जाएगा। अरे आप दोनों जाइए ना, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। कैसी बातें कर रही हो? देखो ज्यादा देर की ना तो सलमान की फिल्म है, फिर टिकट नहीं मिली तो हमें मत कहना। चलो चलो चल। अरे पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी कि हमने तुमको जाकर रविंद्र से मिलवा दिया। लोग तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते, हमने तो अपना पैर ही कुल्हाड़ी पर दे मारा। हमारा कोई मकसद नहीं था तुम्हारी सौतन बनना। ये सब किसी के हाथ में नहीं होता। ये रिश्ता कैसे बन गया पता ही नहीं चला। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार कैसे हो गया कुछ पता ही नहीं चला। अरे झूठी हो तुम, एक नंबर की झूठी हो। रचना, दिन रात बहू को परेशान करना बंद करो। तुम्हें दिखाई नहीं देता वो कितनी तकलीफ में है? बेवकूफ बना रही है आप सबको। आप लोग को समझ में क्यों नहीं आता? एक शब्द भी और बोलने की जरूरत नहीं है। हमें सोनम पर पूरा भरोसा है, शायद तुमसे भी ज्यादा। चलो यहां से।
साहब गाड़ी रोको ना, थोड़ा हल्का होना है। चुपचाप बैठे रहे। साहब हल्का होना है, रोको ना। बोला ना चुपचाप बैठ गाड़ी के अंदर। संभाल के, संभालो गाड़ी। लगता है किसी की प्लानिंग है, किसी ने जानबूझ के कीले फेंक रखा है। सब अलर्ट हो जाओ, मैं एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाता हूँ। हेलो, पॉइंट पे रखो इसको, देखता हूं मैं। बाहर निकल। गाड़ी क्यों रोका? सर मैं तो बस यहाँ से निकल रहा था, मैंने आपको देखा बंदूक के साथ तो मैं डर गया था सर, इसलिए गाड़ी रुकवा दी। इसे नाम नंबर लो। सब लोग के भाग गया। जी आपने हमारे लिए इतना जोखिम उठाया, ये एहसान कैसे चुकाएंगे हम आपका? तुम्हारे लिए तो हम सब अपने सर भी कटा सकते हैं। लोग भले तुम्हें खलनायक समझे, लेकिन हमारे लिए तुम ही हमारे नायक हो। अब एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए हमने छुपने का इंतजाम किया है। अब देर मत करो, तुरंत निकलो। संभाल के लेके जाना। जी बाबूजी। सब्जियों पे गुस्सा निकालने से सब ठीक हो जाएगा क्या? आप यहाँ क्यों आइए? आप भी तो चुड़ैल की तरफ ही है ना? ना ना ना, हम सिर्फ पैसे की तरफ हैं, और इस घर में पैसा तो सिर्फ अम्मा के हाथों में है। और अम्मा सोनम के खेमे में है, यानी आप हाथ उल्टा करके उसी नाक को पकड़ रही है ना? रचना, हम हाथ उल्टा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपना हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ा रहे हैं। मनीष, ये 100% राकेश के लोगों का किया हुआ है। हो ना हो, इसका मास्टरमाइंड भूपेंद्र सिंह ही होगा। इससे पहले भी राकेश को बेल दिलाने के लिए उसने अपने समाज के लोगों के साथ बहुत बड़ा तमाशा किया था। राइट सर, मुझे भी ऐसे लगता है। इस चाल से भूपेंद्र ने कोई बाजी तो नहीं मारी है, लेकिन हाँ, इस खेल की अगली चाल में इलाका भले ही उनका हो, पर इस बार धमाका हमारा ही होगा। मैंने आपसे पहले कहा ना कि राकेश यहां नहीं आया है। भूपेंद्र सिंह, अगर मुझे एक भी सबूत मिला कि राकेश को भगाने में तुम्हारा ही हाथ है, तो याद रखना, इस उम्र में टूटा हुआ हाथ जुड़ेगा नहीं। तुमने एक अपराधी की मदद की है। कौन अपराधी? आप शायद भूल रहे हैं, आपकी हद सिर्फ आरोपी को पकड़ने तक की है। अपराधी कौन है इसका फैसला कोर्ट में होगा, और जिसका फैसला आने में भी सालों लग जाते हैं। राकेश हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक उदाहरण है। आप यहां अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है,
पर तुम्हारे राकेश को कोर्ट में गुनहगार साबित करके हम इसी समाज में एक और भी बड़ा उदाहरण बनाएंगे, देखना। सर, इस भूपेंद्र सिंह की शक्ल देखी लगता है हमसे कुछ छिपा रहे हैं। 2 कांस्टेबल से कहो इस पे 24 घंटे नजर रखें। इसके एक सेकंड की डिटेल चाहिए मुझे। सर, आप एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। सर, खबरी गुड्डू का कॉल था। सोनम के एरिया में राकेश को देखा गया है। चलो, चलो। राकेश, ये क्या कर रहे तुम? क्या हुआ? संभालो इसे छोड़ेंगे नहीं हम। तो तुम लोग देख क्या रहे हो? ले जाओ इसे अंदर। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? छोड़ो हमें। मुन्नी रुको, मुन्नी, मुन्नी क्या कर रही हो तुम? रुको, मुन्नी रुको। आज इस कुत्ते को छोड़ेंगे नहीं। आप उस तरफ देखिए, हम इस तरफ देखते हैं। पुलिस की गिरफ्त से भागकर सीधा सोनम के पास क्यों आया था? क्या सोनम की जान को भी खतरा था? सही तो किया उसने, ये विधवा थोड़ी ना है। रविंद्र की पहली, हमारा मतलब रविंद्र की पत्नी सिर्फ हम हैं, और उसके बाद एक मर्द की जिंदगी में चाहे कितनी भी औरतें आ जाए। पता है ना शालू दीदी, ऐसी औरतों को क्या कहते हैं? मुन्नी सुनो, क्या हुआ? मिला वो? भाग गया। घर का कोना कोना छान मारो, जाकर ऊपर देखो। सर, आसपास अच्छे से चेक किया, लेकिन राकेश कहीं नहीं है। लगता है वो भाग निकला है। शायद ये राकेश शहर छोड़कर भागने के फिराक में है। शहर के सारे एग्जिट पॉइंट की चेकिंग बढ़ा दो और इस राकेश की फोटो हर जगह सर्कुलेट कर दो। सर, देखिए मुन्नी जी, इस तरीके से कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था आपको। आप प्लीज ऐसा दोबारा ना करें। हमने कोई कानून अपने हाथ में नहीं लिया है। इस बंदूक के कागज है हमारे पास। हम राकेश की तरह अपराधी नहीं हैं। और आपको क्या लगता है जिस आदमी ने हमारे बेटे को मार डाला उसके सामने हम आरती की थाली लेकर जाए? हमारे बेटे की आखिरी निशानी की रक्षा हम कर सकते हैं। हम सोनम से एक बार बात करना चाहते हैं। वो अपने कमरे में है, बहुत डरी हुई है। इस वक्त वो किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, हम उसकी सिक्योरिटी के लिए कांस्टेबल अलॉट करते हैं। सर, कहीं नहीं है। कांस्टेबल पांडे से कहो कि इनकी सिक्योरिटी के लिए यहीं रुके। ये राकेश यहाँ दोबारा आ सकता है। सर, मुन्नी, हमें लगता है तुम सोनम की तरफदारी कुछ हद से ज्यादा ही कर रही हो। हाँ, मानते हैं वो अच्छी है, उसके पेट में हमारे परिवार का चिराग पल रहा है, लेकिन हमें रचना के बारे में भी तो सोचना चाहिए। हम रचना से भी उतना ही प्यार करते हैं, पर सोनम की कोख में हमारे घर का चिराग पल रहा है और हम किसी भी कीमत पर रवि की आखिरी निशानी को कुछ नहीं होने देंगे। अम्मा, हम सोनम से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और उसकी कोख में हमारा अंश पल रहा है। अम्मा, हमारी शादी हो चुकी है, अब तो उसे अपना लीजिए, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। बस हम रवि की इच्छा का ही मान रख रहे हैं। जाओ। सर, राकेश की कोई खबर? सर अभी तक तो नहीं।
लेकिन हमने खबरियों को काम पे लगा दिया। राकेश की फोटो इस शहर के हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दिया। सर भूपेंद्र सिंह पे भी हमने नजर बनाई नहीं। फिलहाल उसके घर के एक्टिविटीज तो नॉर्मल लगता है। राकेश के मिलने के बाद उसे रिमांड पर लेने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस की जरूरत है। और अब तक राकेश के खिलाफ अगर हमारे पास कुछ है तो हमारी खुद की बनाई हुई थियरीज। जिस पत्थर से रविंद्र की हत्या हुई थी उससे कुछ हाथ लगा? नहीं सर, आज ही फॉरेंसिक टीम से मेरी बात हुई थी। उनको उस पत्थर से कुछ प्रिंट्स मिले जिन्हें मिटाने की भी कोशिश की गई थी। फॉरेंसिक टीम ने उन प्रिंट्स को हैदराबाद लैब में टेस्ट के लिए भेजा। थोड़ा वक्त और लगेगा सर। वक्त भी तो नहीं है हमारे पास। अरे खून! मुन्नी मासी! अरे अभी पुलिस रविंद्र के मामले को सुलझा भी नहीं पाई थी कि किसी ने बड़ी बेरहमी से सोनम का भी खून कर दिया था। क्या इन सब के पीछे राकेश ही था या मामला कुछ और ही था? मनीष सर, अगर इस जगह को गौर से देखो तो ऐसा लगता है कि किसी लोहे के औजार से इस पर हमला हुआ था, शायद कोई हथौड़ी वगैरह। फिलहाल ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। सर अटैकर को पता था कि घर के बाहर हमारा एक कांस्टेबल ड्यूटी कर रहा था, इसलिए बड़ी चालाकी से पहले उसने उस कांस्टेबल पर हमला किया, अंदर आया और इसका खून कर दिया। ये फॉरेंसिक टीम और एम्बुलेंस कहाँ तक पहुंची? सर मैंने फोन कर दिया, बहुत जल्द पहुंचते होंगे। घर का कोना कोना छान मारो। सर हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। अम्मा ये क्या कह रही है? मरहम पट्टी करवा लीजिए। मुन्नी जी, अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे और बहू के कातिल को सजा हो तो प्लीज ये मरहम पट्टी करवा लीजिए। क्या आप बता सकती हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था? कल के सिंदूर वाले हादसे के बाद हमने तय किया कि हम हमारी बहू और उसके होने वाले बच्चे की हिफाजत के लिए हम रात को पहरा देंगे। इसीलिए हम रात को जगे हुए थे और अचानक सुबह सुबह के वक्त हमें आवाज आई। हम बाहर गए तो किसी ने हम पर पीछे से वार कर दिया और जब हमें होश आया तो सब कुछ लुट चुका था। सर, कांस्टेबल पांडे जब घर के बाहर ड्यूटी कर रहा था तब उस पर हमला हुआ। पांडे, सर को बताओ। सर रात को जब मैं पहरे पे था तो अचानक हमलावर का मकसद सिर्फ सोनम को मारना था और उसने मारा और बाकियों को सिर्फ बेहोश किया। सर बात तो बहुत अजीब है। आप लोगों में से किसी ने कल रात कुछ देखा या सुना था? हाँ हमने देखा था। कल रात को हमें प्यास लगी थी तो हमारी नींद खुल गई। तभी हमने खिड़की से देखा कि किसी की परछाई थी। सर हमारे कमरे की खिड़की से तो घर के पीछे वाला रास्ता दिखाई देता है। चलिए दिखाइए। हाँ आइए सर इस तरफ। सर ये है। पूरा एरिया अच्छे से छान मारो, जरूर कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। सब जाओ। सर ये देखिए, जूते के निशान। ये जरूर उस कातिल के जूतों के निशान है जिसने सोनम की हत्या की और फिर फरार हो गया। सर 9 नंबर साइज है। सर आप लोग यही रुकिए, यही रुकिए। सर देखिए हथौड़ी। तो कातिल ने मर्डर वेपन यहाँ फेंक दिया। इसे फॉरेंसिक के लिए भेजो। देखो फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या। सर आपको एविडेंस पाउच में। सर सोनम की हत्या में मेरी शक की सुई बार बार राकेश की तरफ ही घूम रही है। हमें जल्द से जल्द इस राकेश को ढूंढ निकालना होगा। अगर ये काम उसने खुद नहीं किया तो उसके किसी हिमायती ने किया होगा। और ये भी हो सकता है कि घर का ही कोई फैमिली मेंबर इस राकेश से मिला हो और उसे सह दे रहा हो। इस घर की जो बड़ी बहू है शालू, उसका पति क्या है? सर उसका नाम है अजय। काम के सिलसिले में इन दिनों दिल्ली में रहता है। इस फैमिली में जितने भी जेंट्स मेंबर
उनके जूतों के निशान और साइज को उस निशान और साइज से मैच करवाओ। सर, फॉरेंसिक टीम को हथियार से कुछ नहीं मिला। कातिल ने खून करने के बाद बड़ी चालाकी से हथियार को किसी चीज से साफ कर दिया था। मतलब मर्डर वेपन तो हमारे पास है, पर वो हमारे किसी काम का नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ, ओके सर। कलबरी चौक के बाइक पेट्रोलिंग पुलिस टीम ने राकेश को उनके एरिया में देखा था। राकेश को? जी सर। उन्होंने जब राकेश का पीछा किया तो पता चला कि वो उसी एरिया के एक सुनसान घर में डेरा जमाए बैठे हैं। इस तरफ से। सर, अरे चटनी तो बनाया करो यार। बहुत भागा और भगाया, अब चल तेरे पैरों की मालिश करवाते हैं। साहब मैं तो पहले तूने रविंदर को मारा, फिर हमारी टीम को धोखा देकर भाग निकला। उसके बाद तूने सोनम और उसके कोख में पल रहे 3 महीने के बच्चे को भी मार डाला। कहा सोनम मर गई? साहब ये कैसे हुआ साहब? अब 1 मिनट भी वेस्ट किया ना तो तेरी खाल खींच लूंगा। चल बता, जब सोनम ने तुझे पिछली बार धोखा दिया था तब तो तूने उसे माफ कर दिया था, इस बार उसने ऐसा क्या किया कि तूने उसे जान से ही मार डाला? जितना मारना पीटना है मार दीजिए, लेकिन अब सच कह रहे हैं, हमने सोनम को नहीं मारा साहब, हम तो उसे बहुत प्यार करते हैं। फिर से शुरू मत होना, हमें पता है कि सोनम तेरी पत्नी थी। और उसने रविंदर के साथ भागकर शादी कर ली, है ना? हाँ साहब, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये जन्म जन्म के रिश्ते को कोई ऐसे तोड़ता है क्या? क्या हुआ? अभी हम इस सब के लिए तैयार नहीं हैं। दूर हटो हमसे। पापा ने भी एकदम अपने जैसा लड़का पकड़ा दिया। हम बाबूजी के यहाँ काम करते थे, बाबूजी हम पर बहुत भरोसा करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी हमसे करवा दी। पर उससे मेरी रोज अनबन होती थी। सोनम जल्दी से खाना लगाओ, भूख लगी है। हमने बाहर से मंगा लिया है, खाना घर पे नहीं बनाया। कब मंगवा लिए बाहर से? पनीर हलीमी। किसी रियासत की राजकुमारी हो, घर पे खाना नहीं बना सकती? देखिए हम पढ़ाई कर रहे थे इसलिए नहीं बना पाए खाना। बंद करो ये पढ़ाई वढ़ाई, समझी? और जाके खाना बनाओ। ना उसे कॉलेज भेजते, ना हमारी जिंदगी इतनी उलझती। सोनम के पेट में रविंद्र का बच्चा था, इस बात ने तेरी मर्दानगी को ठेस पहुंचाई और इसी वजह से तूने पहले रविंद्र और उसके बाद सोनम की हत्या कर दी। हाँ साहब, हमारे तलवे से लेके तालू तक आग लग गई थी, सर पे चढ़ गया था अपमान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को मार देंगे। अच्छा, अगर तू इतना ही दूध का धुला है तो हमारे कस्टडी से क्यों भाग निकला था? चलिए साहब, मान लेते हैं कि हमने रविंदर को मारा, तो फिर सोनम ने हमारे खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी? क्योंकि वो जानती थी कि हमारा इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। सर, राकेश मौके का फायदा उठा रहा है। उसे पता है कि इस केस की एकलौती चश्मदीद सोनम थी, जो मर गई या मार दी गई है। सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट। तेरे लिए अच्छी खबर नहीं है, जिस पत्थर से तूने रविंद्र की हत्या की थी उस पर तेरे उंगलियों के निशान मिल गए। मैंने बोला ना, सच बोल। बताते हैं साहब, सब सच सच बताते हैं। हमने ही रविंदर को मारा था साहब। ये बता, सोनम को क्यों मारा तूने? नहीं साहब, हमने सोनम के साथ कुछ नहीं किया साहब, हमने तो जानबूझकर उसको जिंदा रखा था ताकि वो रविंदर को खोने का दुख जिंदगी भर झेले।
हमारी जिंदगी बर्बाद करके उसे कैसे चैन से रहने देते हम। इसलिए बार बार उसके पास जाते थे, उसे डराने के लिए। हम उसे भी बेघर करना चाहते थे, तड़पाना चाहते थे। तुझे तो इतने लंबे टाइम के लिए अंदर भेजेंगे ना कि वहां से तू नहीं है, तेरी अर्थी बाहर निकलेगी। बहुत से लोग दुश्मन हो सकते हैं सोनम के। पिता भूपेंद्र सिंह, जिसके लिए उसका समाज, उसके लोग और उसका दामाद उसकी बेटी के ऊपर मायने रखता है। दूसरी ये रविंद्र की पहली पत्नी रचना, जिसकी जिंदगी में सोनम सौतन बनकर आई और उस घर में खास जगह बना रही थी आने वाले चिराग को जन्म देकर। इन दोनों के पास भी स्ट्रॉन्ग मोटिव है सोनम को मारने का। रविंद्र का बड़ा भाई अजय और भाभी शालू। अब रविंद्र तो रहा नहीं, उसके आने वाले बेटे को भी रास्ते से हटा दिया, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी इन दोनों के पास ही आनी। मनीष, सब एक एक करके सबको टटोलते हैं। हम यहाँ अपने दामाद राकेश को छुड़वाने में लगे हुए हैं और अब हम ही पर शक कर रहे हो। हमें यहाँ उठा कर लिया है। निकालो इन सबको बाहर। चलिए। आपका दामाद ही आपकी बेटी का कातिल हो सकता है, ये जानते हुए भी उसे छुड़वाना चाहते हैं आप। कौन सी बेटी साहब? हमारे लिए तो वो उसी रात खत्म हो गई थी जिस रात उसने किसी और के साथ मुंह काला किया था। पूरे समाज में सालों से बनाई हुई इज्जत को एक ही रात में मिट्टी पलीत कर दी। उसने सिर्फ राकेश ही नहीं, अपनी जिंदगी से जुड़े हुए हर एक शख्स के साथ धोखा किया है। और फिर दामाद ससुर मिलकर खून की होली खेलनी शुरू कर दी। दामाद ने बेटी के प्रेमी रविंद्र को मारा, बाप ने बेटी को मारा। सच बोल रहा हूं ना मैं? काश आपकी बात सच होती, लेकिन यह सच नहीं है। यकीन मानिए दरोगा साहब, अगर हमारी बेटी हमारे हाथ लग गई होती ना, तो इतना तय है कि अब बच नहीं पाती। और एक बात और बताएं, किसी को भी उठाकर लाने से पहले उसके खिलाफ पक्का सबूत और गवाह तो तैयार कर लेते। भूपेंद्र सिंह, इस चौकी से बाहर निकलकर जब तीसरी गली में घुसोगे तो वहां वकीलों की मंडी मिलेगी। ये ताव वहां दिखाना शायद कुछ काम हो जाए, क्योंकि उन लोगों की रोजी रोटी तुम जैसे लोगों से चलनी है। जाओ, लेकिन शहर मत छोड़ना। चलो रे। हमें पता था सर, आज नहीं तो कल आप हम पर शक जरूर करेंगे। हमारा और सोनम का रिश्ता ही कुछ ऐसा था। सर, आप लोगों को सोनम पर बहुत तरस आ रहा होगा ना, पर असल में तो आप लोगों को हम पर तरस आना चाहिए। अरे सोनम को छोड़िए, हमारे अपने पति ने हमें धोखा दिया था। सोनम हमारे बच्चे की मां बनने वाली। हमारे पास उससे शादी करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। तो ये सारा कुछ खिला रहे थे तुम दोनों हमारे पीठ पीछे, और ये सब इसलिए किया था क्योंकि हम आपको एक बच्चा नहीं दे सके। रचना, ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। हमारी शादी हमारी माँ के कहने पे हुई थी, लेकिन हमें तुमसे कभी प्यार नहीं हुआ। प्यार तो बस हमें सोनम से हुआ। Hope you understand. और तुम्हें जैसे ही मौका मिला तुमने उसे मार दिया। पत्नी होने का हक तो उसने तुमसे पहले ही छीन लिया। रविंद्र की विधवा होने का हक भी वो तुमसे छीन रही। घर में तुम्हारे सास की लाडली थी, घर का चिराग जो उसकी कोख में थी। हम सच कह रहे हैं, हमने किसी की जान नहीं की। आपको क्या लगता है सर, ये सब रचना ने किया है? हमें जिन जूतों के निशान रचना के घर के पीछे से मिले थे, वो तो किसी मर्द के जूते के निशान लगते हैं। हो सकता है उसने किसी और की मदद ली हो। लेकिन सर, अब तक तो जूते के निशान सिर्फ राकेश से ही मैच हुआ। पर राकेश तो मान ही नहीं रहा, फिर कौन हो सकता है? साहब, जिस रोज हमने सोनम को सिंदूर लगाया था, उसी रोज हमने उसको धमकी दी थी कि अगर वो हमसे मिलने रात को नहीं आई तो हम रविंदर के पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। जब उस रात हम उससे मिलने गए तब हमें पता चला कि वो हमें फंसाने के फुल जुगाड़ में है। राकेश, तुमने रवि को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? तुम अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते? हमको फंसाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ेंगे नहीं तुम। साम दाम दंड भेद हम सारे पैतरे अपना चुके थे, यहां तक कि उसकी सास तक को भड़का चुके थे। लेकिन वो थी कि रविंदर की विधवा बन के रहने को तैयार थी, लेकिन हमारे पास आने को तैयार नहीं थी। सर, ये जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हमारे हाथ लगी हैं, इससे तो ये लगता है कि रविंद्र का मामला एक रिवेंज स्टोरी है। रविंद्र के मौत के बाद रविंद्र ने सारी प्रॉपर्टी उसके बच्चे के नाम, सोनम के पेट में पल रहे बच्चे के नाम कर दी थी। अब
रविंद्र के सारे प्लॉट्स प्रॉपर्टी सब मिला के करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति वो अपने पीछे छोड़ के गया था। तो ऐसे भी हो सकता है कि इतनी बड़ी संपत्ति हथियाने के चक्कर में किसी ने सोनम को मार दिया हो। और रविंदर की पहली पत्नी रचना, उसके पास सोनम से नफरत करने का सीधा सीधा कारण भी है। उसके आगे पीछे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं। और रविंदर और उसकी मां मुन्नी ने सारी प्रॉपर्टी और ज्वेलरी अपने होने वाले चिराग के नाम कर दी। और अल्टीमेटली ये सारा का सारा जैकपॉट सोनम के हाथ लगा। राइट सर। सोनम के रास्ते से हट जाने के बाद अब ये सारी प्रॉपर्टी शालू और उसके पति के हाथ लगेगी। इंटरेस्टिंग एंगल है मनीष। सर ये आप कहाँ कह रहे हैं? अगर आपको कोई और नहीं मिला तो आप इल्जाम हमारे सर पर ही डाल रहे हैं। पर तुम्हारा पति अजय तो कुछ और ही कह रहा है। सर क्या कहा उन्होंने? यही कि सोनम को मारकर तुमने बहुत दिमाग वाला काम किया। अब तो सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों की, रातों रात करोड़पति। आप कैसी बातें कर रहे हैं? शालू ऐसा बोल ही नहीं सकती, और हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। अच्छा, पर ये तो सच है ना कि सोनम के मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा तुम दोनों को हुआ है। अब रचना के पास खानदान का वारिस तो है नहीं, और तुम्हारे परिवार में वारिस का मतलब करोड़ों की लॉटरी है ना? हाँ सर, आप सच कह रहे हैं। सारी संपत्ति अब हमारे पति और हमारे बेटे के नाम पर ही है। लेकिन सोनम के रहते हुए भी हमारे हाथ में कुछ कम नहीं था। हमें भी ससुराल से बहुत से गहने मिले और साथ ही साथ बहुत सी संपत्ति भी। और सर आपको एक बात बताएं, आप सिर्फ हवा में तीर चला रहे, असली मुजरिम तो कोई और ही है। ये पुलिस का तीर है, हम इसे किसी भी दिशा में छोड़ें, घूम फिर कर मुजरिम के पीछे ही लगता है। सर ये लोग तो कुछ कन्फेस करने को तैयार ही नहीं है। मनीष, इस वक्त भले ही हमारे प्राइम सस्पेक्ट ना हो, पर हम इन्हें कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते। सब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये राकेश, रचना, शालू और अजय, इन चारों में से अगर किसी ने भी सोनम को नहीं मारा तो फिर मारा किसने? इस केस की हर गली को छान मारने के बाद ये केस एक भूल भुलैया सा दिखने लगा है मुझे। पर मेरा एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कहता है कि इस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता ठीक हमारी आंखों के सामने है, पर नजर क्यों नहीं आ रहा? मनीष, एक काम करो, इस बार मेरा इंट्यूशन बिल्कुल सही निकला, इसलिए मैंने डॉक्टर से कहा कि तुम्हारे जख्म को चेक करें। आपका शक सही है सर। कांस्टेबल पांडे और सोनम के सर पे एक ही हथियार से वार हुआ है, हथौड़ी, और मुन्नी देवी के सर में पत्थर से मारा गया है। हमें तो तुम पर पहले ही शक था जब राकेश ने हमें बताया कि वो तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है, पर हमारे हाथ सबूत नहीं थे, इसलिए हमने तुम पर निगरानी रखी और तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा। बताओ क्यों किया ये सब? क्या करते हैं, हम अपनी बहू रचना से बहुत प्यार करते हैं, फिर भी हमने सोनम को अपनाया। उसने हमारी बहू का घर तोड़ा, फिर भी उसे हमने अपने घर में जगह दी, क्योंकि उसके पेट में हमारे बेटे रवि का बच्चा पल रहा था, हमारा वंश। और उसने क्या किया? सोनम एक नंबर की धोखेबाज निकली। पहले उसने हमारे बेटे को धोखा दिया और अब वो हमें धोखा दे रही थी। कैसा धोखा? उस दिन जब राकेश हमारे घर में घुसा था, तब उसने हमें सब कुछ बता दिया था। छोड़ेंगे नहीं आज तुम्हें हम। सोनम कभी तुम्हारे बेटे से प्यार नहीं करती थी, ये सब उसकी एक चाल थी ताकि तुम्हारी प्रॉपर्टी और सारी जमीनों पे कब्जा कर सके। सोनम हमारे बेटे से बेहद प्यार करती है, उसके पेट में हमारे घर का वारिस पल रहा है। तुम्हारे घर का? वो बच्चा हमारा है, और देख लेना एक दिन तुम्हारा सब कुछ छीनकर वो हमारे पास वापस आ जाएगी। और अगर अब भी यकीन नहीं है ना, तो आज रात 1 बजे अपने घर के पीछे आ जाना, बाकी की पिक्चर तुम्हें वहीं दिखाते हैं। पहले तो हमें उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, पर बाद में हमने खुद अपनी आंखों से देखा, हमें बहुत गुस्सा आया। इसीलिए
सोनम को मारने के बाद वो हथौड़ी हमने घर से बाहर जाकर फेंक दी और वापस घर लौटते समय ये सोचकर कि कोई हम पे शक ना करे खुद को चोट पहुंचाई और बेहोश होने का नाटक किया। और वो जूते के निशान? वो हम ही ने बनाए थे रवि के जूतों से, ताकि आपका शक राकेश की तरफ जाए। हम उसे मारना नहीं चाहते थे, पर हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। एक रास्ता हमेशा से खुला था, राकेश पर विश्वास ना करने का। सोनम तुम्हारे बेटे रवि को चाहती थी, ना कि राकेश को। उसके कोख में तुम्हारे बेटे का बच्चा था। वो राकेश की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, उल्टा उसे जेल भिजवाना चाहती थी। उस रात सोनम राकेश से सिर्फ इसलिए मिली ताकि तुम्हारा परिवार बच सके। आपके बेटे रविंद्र ने सोनम से दूसरी शादी करके अपनी पहली पत्नी रचना से नाइंसाफी की। आपने अपने स्वार्थ में आकर पहले इस रिश्ते को हवा दी और फिर अपनी छोटी सोच में उलझकर उसकी जान ले ली। जब रिश्ते निभाने मुश्किल हो जाते हैं तो इंसान उनसे निकलने के लिए अपने ही तरीके आजमाता है। यही हुआ राकेश, सोनम और रविंद्र के रिश्तों में। राकेश के बदले ने न केवल सोनम और उसके होने वाले बच्चे की जान ली, बल्कि अपनी फैलाई झूठी नफरत से मुन्नी देवी से हत्या जैसा अपराध भी करवा डाला। जहां अहंकार, बदला और अहम सर उठाते हैं, वहां उलझे हुए रिश्ते तो छोड़िए, सीधे और सरल रिश्ते भी टूटकर बिखर जाते हैं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। क्या हुआ? रिया, रिया, रिया ध्यान से, गिर मत जाना। रिया चोट लग जाएगी, आराम से रिया। सर, सोशल नेटवर्किंग साइट पे अनुजा गायकवाड़ नाम की लड़की का प्रोफाइल मिला है। 25 साल की है जैसा। ये देखिए, इसके हाथ पे भी सिमिलर टैटू है। कोरेगांव की सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है और बेसिकली कोल्हापुर की रहने वाली है। सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। सर, रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की उम्र 20 से 25 साल है। सर, मौत 2 मार्च दोपहर 1 से 4 के बीच में हुई, सर पर किसी भारी चीज के वार से, और पैर मौत के बाद काटा गया। किसी बड़े हथियार से नहीं, 10 इंच के एक छोटे चाकू से। सर, हड्डियों में कुछ फ्रैक्चर और थाइस पर कुछ चोटों के निशान भी है। मौत के 5-6 घंटे बाद बॉडी को जलाने की कोशिश की गई है। मतलब सबसे पहले सर पे वार करके मारा गया, उसके बाद बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके डिस्पोज करने की कोशिश की, लेकिन जब वो कर नहीं पाया तो बॉडी को जला के डिस्पोज करने का फैसला किया। सर, फॉरेंसिक टीम को डेड बॉडी के कपड़ों पर कुछ बाल भी मिले हैं, जिसे टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। सेक्सुअल असॉल्ट है? नहीं सर, पर एक बात समझ नहीं आ रही कि मौत के 5-6 घंटे बाद तक बॉडी को जलाने के लिए इंतजार क्यों किया। हो सकता है पेट्रोल का इंतजाम करने में उसे वक्त लग गया। सरोदय सर, क्राइम स्पॉट के आसपास के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, पता करो वहां पर किसी ने लूज पेट्रोल खरीदने की कोशिश की है क्या? और ये जो सोशल मीडिया पे तुमने प्रोफाइल दिखाई, उस लड़की की कंपनी का नाम मेंशन है? हाँ सर। सर, अनुजा तो पिछले 3 दिन से ऑफिस भी नहीं आई। हमने उसको कॉल भी किया था पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आपके पास उसके घर का एड्रेस तो होगा ही? यस सर। बगल में पूछते हैं। जी। 201 में जो लड़की रहती है, आप जानती हैं उसे? हाँ, अनुजा नाम की लड़की है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने उसे सोसाइटी के बाहर देखा था। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो अकेली रहती है या फिर किसी के साथ रहती है? जी, अकेली रहती है। इस घर का लैंडलॉर्ड कौन है? जी सर, ये घर मेरा ही है। अनुजा ने कुछ महीने पहले मेरा घर रेंट पे लिया था। ये देखिए एग्रीमेंट पेपर, इसके ऊपर उसका कोल्हापुर का परमानेंट एड्रेस भी है। अगं हो ग ताई, मी तुझ्याशी बोलते। मुझे भी पता है उसकी शादी की उम्र होती जा रही है। हो रही है? अरे निकली जा रही है। 25 की हो गई है वो, और देर की तो सारे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे। हो ग, मैं उससे बात करती हूँ। ताई, मी तुझ्याशी नंतर बोलते।
आप अनुजा की माँ हैं? हाँ, क्यों? क्या? नहीं, नहीं हो सकता। मेरी अनुजा छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं, हे देवा, मेरी अनुजा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सवाल जवाब करने के लिए सही समय नहीं है, लेकिन अनुजा को जल्दी न्याय मिले इसके लिए कुछ बातें करना जरूरी है। आपने पिछले दिनों में अनुजा की बिहेवियर में कोई बदलाव देखा था, या ऐसी कोई बात जो अनुजा ने आपसे कही हो? नाही, सगळं चांगलं होतं। 2 मार्च के दोपहर में तो हमने फोन पे इतनी बातें की कि पूछो मत। वो बहुत खुश थी, हमेशा की तरह बहुत खुश थी। अनुजा के दोस्तों के बारे में जानती हैं आप? कौन है, कहाँ रहते हैं? 2 सहेलियां है उसकी, एक रितु और पायल। अनुजा से आखिरी बार बात कब हुई? सर 2 मार्च को, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था और छुट्टी थी, तो वो अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए कोल्हापुर गई थी। हाय हाय, और हो गई पैकिंग? हाँ, बस ऑलमोस्ट डन, थोड़ा ही बाकी है। यार आंटी तो तुझे देख के एकदम खुश हो जाएंगी ना। ऑफ कोर्स यार, ये तो उनकी जान है। और तू देखना, अगर ये कोल्हापुर से मेरे लिए वो चादर नहीं लेके आई ना, तो मैं तो उसकी जान ले लूंगी। यार तू उसके लिए चादर ला सकती है तो प्लीज आंटी के हाथ के बना हुआ अचार प्लीज लेके आना। ओके ओके ओके, रिलैक्स। तुम लोगों की लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही। अभी के लिए मैं फोन रखती हूँ, 1 घंटे में निकलना है, पैकिंग भी बाकी है। ठीक है, I'll catch you later। किस टाइम बातचीत हुई थी आप दोनों की? सर 12 बजे के आसपास। अनुजा ने बताया था वो कोल्हापुर कैसे जा रही है? हाँ सर, बस से जाने वाली थी। आप लोग अनुजा को कैसे जानते हैं? मतलब पहली बार कहाँ मिले थे? सर जब मैं पुणे शिफ्ट हुई थी तो मैं, अनुजा और पायल एक ही साथ एक ही फ्लैट में रहते थे, लेकिन जब अनुजा की जॉब लगी तो उसे गोरेगांव शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उसका ऑफिस घर से बहुत ज़्यादा दूर था, तो उसने एक नया फ्लैट ले लिया था। सर जब वो शिफ्ट हुई हम बहुत इमोशनल हो गए थे। वो थी ही इतनी अच्छी, सबकी मदद करना, सबका ख्याल रखना उसकी आदत थी। पायल, पायल उठ जा, चल खाना खा ले। धीरे। कैसे खाओ यार, बिल्कुल मन नहीं है। अरे मन नहीं क्या? 2 हफ्ते के बाद एग्जाम है तेरा, खाना नहीं खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी, और उसके बाद दवाई भी लेनी है। नहीं प्लीज, बिल्कुल मन नहीं है। अरे नहीं क्या? अनुजा का कोई अफेयर था? मेरा मतलब है बॉयफ्रेंड वगैरह। सर उसने कभी कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन वो अपनी लाइफ और करियर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस थी। कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? नहीं सर, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। किसी से कोई अफेयर नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई सीरियस मैटर नहीं था, फिर भी किसी ने उसे बेरहमी से मार दिया। सर वो 6 महीने पहले उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हुआ? सर एक कैब ड्राइवर सुबह भी तुम ही आए थे ना पिक करने के लिए? कमाल है, जब भी कैब बुक करती हो तुम ही आ जाते हो। खैर छोड़ो, चलो। मैडम आप अकेली रहती हो? What? तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं बस सोचा जाते जाते थोड़ी बातचीत हो जाएगी, ऐसे ही टाइम पास। गाड़ी रोको। यहाँ मैडम आपका घर तो अभी दूर है। गाड़ी रोको, आई सेड स्टॉप द कार। अरे मैडम क्या हुआ? अगर आपको बुरा लगा तो माफ करना, लेकिन ऐसे मत उतरो। स्टॉप द कार। अरे मैडम आप बेकार में डर रही हैं, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ। सर अनुजा को ये बात समझ आ गई थी कि वो आदमी उसको स्टॉक कर रहा है। रेगुलरली वो उसको घर के नीचे लेने के लिए आता था और छोड़ने के लिए आता था। एक दिन वो घर के नीचे आया और उसने कैब में बैठने के लिए बोला
तो अनुजा ने उसको मना कर दिया और उसकी कंपनी में कंप्लेंट कर दी, तो उसको कंपनी से निकाल दिया गया। तुम मेरे खिलाफ कंप्लेंट क्यों किया? सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। क्या किया था? कोई बदतमीजी किया था? कभी छेड़ा था? कभी छुआ था क्या? देखो, बकवास बंद करो और दूर रहो मुझसे। जाओ जाओ यहाँ से। दूर तो नहीं, अभी पास आके दिखाऊंगा, सबक सिखाऊंगा मैं। अनुजा मैडम, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अभी तो तू बच गई, लेकिन ये मत समझना कि हमेशा बच जाएगी। कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी कीमत। उस आदमी का नाम, नंबर या फिर गाड़ी का नंबर बता सकती है? नहीं सर, हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन इस इंसिडेंट के होने के बाद अनुजा ने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन किया था, तो शायद आपको उनके पास से रिकॉर्ड मिल सकता है। कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी? गोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन। कुठारे, गोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन से कंप्लेंट की कॉपी लो और कैब ड्राइवर से पूछताछ करो। तब तक हम पता करते हैं कि अनुजा कौन सी बस से कोल्हापुर जाने के लिए निकली थी। ये भी देखना है कि वो बस से गई भी थी या नहीं, या फिर रास्ते में कहीं हाईवे पर बस से उतर गई थी। हाँ साहब, अनुजा मैडम 1 बजे निकली थी। मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि 1 ही बजा था? सर, मैंने उस दिन हाफ डे छुट्टी ली थी। जब मैं 1 बजे आ रहा था तो अनुजा मैडम बाहर जा रही थी। कोई था उसके साथ? नहीं सर, कोई नहीं था। मैम, अनुजा मैम ने कोल्हापुर के लिए टिकट तो बुक कराई थी, पर वो आई नहीं, इसलिए उनकी वो सीट हमने किसी और को दे दी। अनुजा अपनी बिल्डिंग से टाइम पर निकली थी, लेकिन बस में नहीं बैठी। अनुजा के घर से बस स्टॉप की दूरी सिर्फ 5 मिनट है, और वो रास्ता भी चहल पहल वाला। कोई जबरदस्ती अनुजा को अपने साथ ले जाए, थोड़ा मुश्किल है। सर, हो सकता है अनुजा किसी जान पहचान वाले के साथ गई हो, शायद इसीलिए किसी ने ना देखा हो। वर्षा जी सर। अनुजा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। देखो उसका फोन कब और कहां स्विच ऑफ हुआ, और उस दिन उसने किस किस से बात की। और जरा ये भी पता करो कि आमतौर पर रेगुलरली वो किन किन लोगों से बात किया करती थी, फ्रेंड्स, फैमिली, बॉयफ्रेंड वगैरह। जी सर। सूर्यदेव सर, उसके ऑफिस से पता करना होगा। हो सकता है जिसको हम ढूंढ रहे हैं उसके ऑफिस में छुपा बैठा होगा। सर, अनुजा का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था, कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। बहुत ही मेहनती लड़की थी। इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही उसका प्रमोशन भी हुआ था। सर, अनुजा बॉस ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी इंसान भी थी। हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहती थी वो, और उसने कभी हमें बॉस की तरह ट्रीट ही नहीं किया। मैम, वो मुझे 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए थी। मॉम डैड पुणे आ रहे हैं और मैं पूरा 1 साल बाद उनसे मिलने वाला हूँ। क्या बात है, फैमिली हॉलीडेज। अरे वाह, एक काम करो, तुम जाओ, आई विल हैंडल। पर हाँ, 3 दिन से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं हो। नो प्रॉब्लम मैम, थैंक यू। हैव फन। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी, यही सामने आ रहा था कि अनुजा वाकई बहुत अच्छी, समझदार और मजबूत इरादों वाली लड़की थी। पर सवाल ये था कि इतनी अच्छी और आदर्श लड़की के साथ इतनी बेरहमी क्यों बढ़ती गई? क्यों और किसने उसे इतनी भयानक मौत दी? इन सवालों की खोज में पहला संदिग्ध कैब ड्राइवर सलीम सामने आया। साहब, इसे पहचानता है? ये साहब, इसने फिर से कंप्लेन किया क्या मेरे खिलाफ? कब से इसकी शक्ल तक नहीं देखा हूँ साहब। तभी वो सामने कान पकड़ के माफी मंगवाया था साहब। अब क्या करूँ? आप मेरे को फांसी पे लटका दो, तभी इसको शांति मिलेगी। तो उसके बाद मिला नहीं तू उसको? नहीं साहब। फिर ये कैसे हो गया? ये क्या साहब? ये क्या है? मेरे को क्या मालूम ये कैसे हो गया साहब? ज्यादा चालाक मत बन, समझा? तेरी कंप्लेन की तुझे कंपनी से निकलवा दिया, इसलिए उसको मार दिया। मार दिया मतलब? मर गई वो साहब? मैं इसको प्यार करता था साहब, मैंने नहीं मारा, सच बोल रहा हूँ साहब। तू प्यार करता था, वो कंप्लेन करती थी। इधर क्या लिखा हुआ है? सब मेरे को मालूम है साहब। टैक्सी ड्राइवर को कोई भी पढ़ी लिखी लड़की नहीं मिलेगी, सबको रईसी चाहिए। और वैसे भी इसके आगे पीछे घूमने वाले और भी हैं। और भी मतलब? साहब, मैं जब उस दिन ऑफिस लेने गया उसको, तो मैंने देखा एक लड़का गाड़ी से आया। हाय अनुजा। अरे कैसे हो तुम? मैं मस्त। किधर, घर ही जा रही हो ना? हाँ। चलो मैं छोड़ता हूँ। अरे मेरी कैब आ रही है। अच्छा, कैब आ रही है तो शाम को मिलते हैं। पक्का? ठीक है, कैब आ गई। चलो बाय। अब तू अपनी जान बचाने के लिए झूठी कहानियां सुनाएगा और हम तेरा यकीन कर लेंगे? साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, यकीन करो, सच बोल रहा हूँ साहब। उसकी कद काठी, शक्ल, हुलिया
बता चल। साहब जब मैं उसे उस दिन लेने गया ऑफिस तो बारिश हो रही थी। उसने रेनकोट पहना था और लाल कलर का हेलमेट पहना था, तो शक्ल दिखाई नहीं दिया। बैठा था इसलिए कद काटे भी मालूम नहीं चला साहब। बहुत सहूलियत से झूठ बोल रहा तू। 2 तारीख को 12 से 2 के बीच कहाँ था? साहब मैं अब ऑटो चलाता हूँ, जहाँ का भाड़ा मिलता है वहाँ जाता हूँ। कहाँ था ये साफ साफ याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि ड्यूटी पर था। अभी यहाँ से छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये अपना ऑटो चलाते चलाते शहर से बाहर मत चला जाना, समझा? ठीक है साहब। जा क्यों चल। निर्मला नको का रडू, जाने वाला तो चला गया, अब रोने से क्या फायदा। मैंने उसे कितनी बार कहा कि एक ही शहर में रहकर अलग अलग रहने से क्या मतलब, हमारे साथ रहने को आ, पर नहीं, उसे आजादी चाहिए थी। ताई, अब मेरी बेटी मर चुकी है, अब उसके बारे में बुरा तो मत बोलो। नहीं निर्मला, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, गलत मत समझना। अगर आज वो हमारे साथ होती थी तो ये दिन तो नहीं देखना पड़ता था ना। मामी थोड़ी चाय पी लो। नको मला, अरे पूरे दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ी चहा घे म्हणजे बरं वाटेल। नको मला। विक्रम चाह तिकडे ठेव, मैं बाद में इसे पिला दूंगी। ठीक। मेरी अनुजा। सर, ये अनुजा के कॉल रिकॉर्ड हैं। इनमें हमने कुछ नंबर मार्क किए हैं जिसपे उनकी मर्डर वाले दिन 1-2 दिन पहले और लगभग रोज बात हुआ करती थी। बुलाओ इन सबको पूछताछ के लिए। जी सर। 28 फरवरी को रात को 8 बजे आपने अनुजा को फोन किया, क्यों? सर मैं एक सैलून चलाता हूँ, अनुजा मेरी कस्टमर थी, उसका हेयर कट का अपॉइंटमेंट था, वही कंफर्म करने के लिए कॉल किया था। हेयर कट का अपॉइंटमेंट कंफर्म करने के लिए 5 मिनट तक बातचीत? सर सैलून चलाने के लिए हम नए नए पैकेजेस इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐसा ही एक पैकेज के बारे में मैं उसे बता रहा था, इसीलिए टाइम लग गया। साहब मैं अनुजा मैडम की बिल्डिंग में हमेशा किराने का सामान डिलीवरी करने जाता था। कभी देखा उसके घर में किसी को? साहब मैंने तो किसी को देखा नहीं है। पिछले कुछ महीनों में तुमने अनुजा को काफी कॉल्स किया, क्यों? सर वो मेरी कलीग थी, एक ही ऑफिस में काम करते। तो अपने सारे कलीग्स को ऐसे रात को 10, 11, 12 बजे फोन करते हो? नहीं सर, वो कलीग से ज्यादा अच्छी दोस्त थी। मैंने पहले भी बताया था, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं उसी के साथ डिस्कस करता था। सर वो मेरे लिए दोस्त से भी बढ़कर थी। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम और अनुजा काफी क्लोज थे। नहीं सर, मेरा मतलब है कि मेरे लिए बहन जैसी थी वो। 2 मार्च की दोपहर को कहाँ थे? वो मेरी गर्लफ्रेंड प्राची के साथ लोनावला में था। यस सर, मैं और अभिषेक वीकेंड पर लोनावला में थे। अभिषेक को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो? नहीं सर, हम सचमुच लोनावला में थे। सर इन तीनों की फोन लोकेशन के हिसाब से सलीम उस दिन क्राइम सीन के आसपास नहीं था, और सर अभिषेक और प्राची लोनावाला में थे। सर बावजूद इसके मुझे लगता है इन्हें सस्पेक्ट लिस्ट से नहीं हटाना चाहिए। सर हो सकता है ये कॉन्स्पिरेसी हो, जानबूझकर फोन की लोकेशन कहीं और की शो की गई हो। यू हैव अ पॉइंट सरोदे। अभिषेक ने अनुजा को जितने कॉल्स किए और जितनी देर बातें की, उससे मुझे लगता है कि दोनों का अफेयर था, और अभिषेक ये बात प्राची पे खुलने नहीं देना चाहता। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर अफेयर था तो कभी अनुजा ने अभिषेक को फोन क्यों नहीं किया? सर डेड बॉडी पर मिले हुए बालों की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक अनुजा के अलावा उस बॉडी पर 3 अलग अलग लोगों के बाल मिले हैं, और बालों की लंबाई लगभग 20 इंच से ज्यादा है। सर उनमें से एक बाल ब्लॉन्ड हेयर भी है। मतलब अनुजा को मारने वाली 3 औरतें थी। सर मुझे लगता है कि हमें अनुजा की माँ, उसके फ्रेंड और उसके कलीग से पूछताछ करनी चाहिए कि आखिर ये ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की कौन हो सकती है, और उसका डीएनए मैच कर सकते हैं। सरोदे उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और डीएनए की रिपोर्ट आने में टाइम भी काफी जाएगा। अगर हम इस बात को लेकर पूछताछ करते हैं तो हो सकता है कि हम किलर को अलर्ट कर दें। हमें इस केस को रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेंसिक की रिपोर्ट के हिसाब से इस केस की थियरी बदल गई है। अब हमें एक नहीं बल्कि 3 औरतों को ढूंढना है जिन्होंने या तो गैंग बना के या प्लानिंग करके अनुजा का खून किया। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि इन 3 औरतों के पास अनुजा जैसी लड़की को मारने का मोटिव क्या हो सकता है।
अनुजा अच्छी खासी जॉब करती थी, अच्छा खासा पैसा कमाती थी। हो सकता है कि ये पैसा उसकी मौत की वजह बना हो। जेलसी, इतनी छोटी उम्र में इतनी कामयाबी, इतना पैसा, उससे जलने वाले लोग तो जरूर होंगे। सरोदे, इन 3 औरतों को हमें किसी भी हाल में ढूंढना होगा। अनुजा की बॉडी पर मिले 3 अलग अलग औरतों के पाल ने इस केस को उलझा दिया था। पुलिस ने नए सिरे से छानबीन शुरू की और अब पुलिस को तलाश थी उन महिलाओं की जिनका अनुजा से झगड़ा या दुश्मनी हो सकती थी, या फिर कोई दोस्त जिसने अपने अंदर दुश्मनी पाल रखी थी। फिलहाल पुलिस ब्लॉन्ड हेयर यानी कि सुनहरी बाल वाली लड़की की तलाश में जुट गई थी। सर, मैंने उसकी 2 फ्रेंड के अलावा किसी और लड़की को यहाँ पे नहीं देखा। एक जो ब्लॉन्ड हेयर कलर वाली है और दूसरी उसकी दोस्त। ये ब्लॉन्ड हेयर मतलब ये? हाँ, यही है। तो जिस दिन अनुजा यहाँ से गई, मेरा मतलब 2 मार्च को, उस दिन ये लड़कियाँ यहाँ आई हो या आसपास कहीं आपने देखा हो? सर वो तो पता नहीं, मैं अंदर थी। सर, लड़कियों में मुझे याद आया, हमारी एक एम्प्लॉय थी जिसे अनुजा ने ड्रग्स लेते हुए ऑफिस में पकड़ा था। क्या? मैं वो महक, तूने फिर से ड्रग्स लिया है? नहीं महक, मैंने 2 बार ऑलरेडी तुम्हें पकड़ा था। दिस इज योर 3rd टाइम। मुझे लगा कि तू सुधर जाएगी, पर मुझे लगता नहीं तू सुधरेगी। What are you doing? I think I have to complain. नो नो नो, प्लीज प्लीज, आज ही लास्ट टाइम था, इसके बाद आई प्रॉमिस ऐसा कभी नहीं होगा। रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हें ऑफिस की नहीं रिहाब की जरूरत है, ओके? उसी वक्त महक को नौकरी से निकाल दिया गया। वो ऑफिस से तो चली गई, पर बाहर जाकर अनुजा का वेट करने लगी। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, ये इंसिडेंट ऑलमोस्ट 1 साल पुराना है, याद नहीं रहा होगा। लेकिन आज जब आपने फीमेल्स के बारे में पूछा जिनका अनुजा के साथ कोई झगड़ा हुआ हो, तो मुझे महक याद आ गई। महक का एड्रेस है आपके पास? हाँ सर। पता नहीं सर ये बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन प्राची का भी अनुजा से झगड़ा हुआ था। अनुजा, तुम्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेल की है? जस्ट चेक इट वंस। ओके, लिसन, मैंने सुना है कि अभिषेक जॉब स्विच कर रहा है। वहाँ ही? अच्छा, ये बात तुम मुझसे पूछ रही हो? क्यों? कल जब सारी रात अभिषेक के साथ फोन पे गप्पे लड़ा रही थी, तो उसने नहीं बताया तुम्हें? ओह, आई एम सॉरी, काम की बातें हो रही होंगी, है ना? अच्छा, ऐसा क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में कि आधी रात को फोन करने की जरूरत पड़ती है? हाँ, तुम क्या टीम के सारे लड़कों को आधी रात को फोन करके अपडेट लेती हो? ये बहाना सिर्फ अभिषेक के लिए बचा के रखा है? प्राची, अभिषेक सिर्फ मेरा दोस्त है और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सबसे पहले जाके इलाज कराओ, समझी? इलाज तो अब मैं करूंगी। कब हुआ था झगड़ा इनका? अभी 1 हफ्ते पहले। अनुजा और रितु की दोस्ती कैसी थी? अच्छी थी, चांगली मैत्री होती, काफी सालों से दोस्ती थी उनकी। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। पता नहीं अनुजा ने क्या देखा था उसमें। क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम थी? सर, वो लड़की घर पे आती थी ना, इतनी छोटे छोटे कपड़े पहन के आती थी। 24 तास उसके मुंह को सिगरेट की बास आती थी, और एक दिन तो वो दारू पी के भी आई थी। बेल बाज लीजा, देखती रुको। हाय रितु, हाउ आर यू? कैसी है तू? एकदम। मैं चलती हूँ। नमस्ते आंटी। क्यों कर रही है? सर, वो पायल अच्छी लड़की है, पर रीतु कुछ गड़बड़ लड़की है। दोस्ती के नाम पर उसने अनुजा से कितने सारे पैसे उधार लेके रखे थे। कितने लिए होंगे? साहब, दोस्ती वाला छोटा मोटा हिसाब रहा होगा, और क्या। उसने रेनकोट पहना था और लाल कलर का हेलमेट पहना था। ये कौन है? माझा मुलगा विक्रम, अनुजा का बड़ा भाई। आखिरी बार अनुजा से कब मिले थे? साहब, याद नहीं, काफी टाइम हो गया, 2-3 हफ्ते पहले मिले होंगे। तेरी गर्लफ्रेंड अनुजा को पसंद नहीं करती थी, फिर भी तू उसको फोन करता क्यों? प्राची की जगह वो ज्यादा पसंद आने लग गई थी? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं था। वो एक्चुअली प्राची पागल हो गई थी, हम दोनों पर शक कर रही थी, नजर रख रही थी हम पे, इसीलिए मैंने ऑफिस में अनुजा के साथ बात करना भी कम कर दिया था। बट नहीं, प्राची समझने को तैयार ही नहीं थी। बल्कि सच ये था कि
अनुजा से दोस्त के नाते मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम पे एडवाइस लिया करता था। अनुजा ये भी कहती थी कि उसके साथ प्यार से बात कर, उसको प्यार से समझा, बट नहीं, प्राची का शक बढ़ते ही चला गया। एक दिन मेरा मोबाइल फोन भी चेक किया उसने और उसके बाद अनुजा के साथ झगड़ा किया। सर अगर मुझे उन दोनों पे डाउट था और मैंने जाके उसे कन्फ्रंट किया तो इससे ये कैसे साबित होता है कि मैंने इसको खून किया है? सबूत है हमारे पास। आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है। इनके बाल का सैंपल लेके फॉरेंसिक में भेजो। यस सर। प्राची को देखकर लगता है कि वो गुस्से में कुछ भी कर सकती है, लेकिन खून कर सकती है तो ये मान लेना थोड़ा सा मुश्किल है। सर हमारी फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन पे ब्लॉन्ड हेयर डिस्कवर किया है और रितु के बाल भी ब्लॉन्ड हैं। लेकिन रितु के पास क्या मकसद हो सकता है ये समझ नहीं आ रहा है। सरोदे, रितु ने जो पैसा अनुजा से लिया था वो रीजन हो सकता है। या तो रितु पैसे लौटाना नहीं चाहती थी या लौटा नहीं पा रही थी और अनुजा पैसों के लिए रितु पे कांस्टेंट प्रेशर बना रही हो सकता है इसीलिए शायद रितु ने अनुजा का खून कर दिया। एक काम करो, अनुजा का बैंक स्टेटमेंट चेक करो और ये पता करो कि इन टोटल रितु ने अनुजा से पैसे कितने लिए थे और वो ड्रग एडिक्ट लड़की महक, उसके बारे में पता करो। ठीक है सर। महक को बोला ये कुछ बात कर रही है। सर मेरी महक तो पिछले 4 महीनों से रिहैब सेंटर में है। सर मैंने रिहैब सेंटर में पता किया है, महक पिछले 4 महीनों से वहीं पे है। और सर तनुजा की बैंक स्टेटमेंट, सर इसके हिसाब से उसने रितु के अकाउंट में 43,000 रुपये ट्रांसफर किए थे। सर 43,000 रुपये के लिए कोई मर्डर कर सकता है? सरोदे, मामला जब पैसों का होता है कुछ भी हो सकता है। सर मैं मानती हूँ कि मैंने उससे पैसे लिए थे, पूरे नहीं पर 14,000 रुपये उसके वापस भी किए थे उसके गायब होने के 2 दिन पहले। और सर मैं उसके बाकी के पैसे उसको वापस करने ही वाली थी। तुम कह रही हो कि तुमने उसके पैसे लौटा दिए, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में ऐसी कोई एंट्री नजर नहीं आ रही। सर मैंने उसे कैश दिया था। ये तुम्हारे लिए, थैंक यू। और ये तेरे लिए। अनुजा ये ले तेरे 14,000 और बाकी के पैसे ना मैं तुझे बहुत जल्दी लौटा दूंगी। पर थैंक्स यार मुझे सपोर्ट करने के लिए। अरे पागल हो गई है क्या? और मैं तो कहती हूँ अभी जरूरत है तो रख ले, बाद में दे देना। मेरे पास आ गए, तू रख। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। सर मैं भी वही थी, इसने मेरे सामने ही उसे पैसे दिए थे। झूठ मत बोलो, हमारे पास रितु के खिलाफ एविडेंस है कि कत्ल के वक्त वो वहां मौजूद थी। एविडेंस है मतलब? तुम्हारा बाल मिला है क्राइम सीन पे। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है। 2 मार्च को रितु मेरे साथ थी तो सेम टाइम पे वो वहां कैसे हो सकती है? वैसे इसके अलावा एक और लड़की भी थी वहां पर। सर आप कहना क्या चाहते हैं कि हम दोनों ने मिलकर अनुजा को मारा है? सर हम ऐसा क्यों करेंगे? अपनी बेस्ट फ्रेंड को क्यों मारेंगे? पैसों के लिए। 2 साल पहले तुमने उससे उधार लिया, उसमें से थोड़ा लौटाया, वो भी कैश, जिसका कोई प्रूफ ही नहीं। सर ऐसा भी तो हो सकता है उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ और उसने उसका खून कर दिया। उसकी एक्स कलीग जिसे उसने ड्रग्स लेते हुए देख लिया था और ऑफिस से भी निकाल दिया गया था उसे। वो उससे कुछ दिन पहले मिली भी थी, उसने उसको धमकियां भी दी, शायद उसने मारा हो। तू क्या बताएगी सबको? मैं बताऊंगी सबको कि तेरी असलियत क्या है। जो करना है वो कर, समझी? मेरे पास मत आ। कौन थी वो? इतना चिल्ला क्यों रही थी? वो मेरी पुरानी कलीग थी, उसको मैंने ड्रग्स लेते हुए पकड़ा था ना और कंप्लेन की थी। क्या नाम था उसका? महक। महक? लेकिन वो कैसे हो सकती है? वो तो रिहैब सेंटर में है। ये थी? नहीं सर ये नहीं थी, उसकी एज 30 के आसपास होगी। कुछ शक्ल हुलिया याद है उसका? नहीं सर शक्ल तो नहीं देखी, पर उसके पास एक व्हाइट सेडान थी जिसके ऊपर कार रेसिंग का स्टिकर लगा हुआ था। उस गाड़ी के बारे में और डिटेल्स बताओ। अनुजा ने पायल से झूठ क्यों बोला कि उस दिन झगड़ा करने वाली लड़की महक 4 महीने से रिहैब में है? मतलब अनुजा का झगड़ा महक से नहीं हुआ तो किससे हुआ? और अगर इन दोनों की बात मान ले तो रितु ने पैसे लौटा दिए थे जो अनुजा के घर में होने चाहिए। अनुजा का घर चेक करो, अगर पैसे मिलते हैं तो ये दोनों सच बोल रही हैं। ठीक है सर। साहब पैसे नहीं मिले। पुलिस के लिए रितु और पायल अहम संदिग्ध थे।
रितु ने अनुजा के पैसे वापस किए उसका कोई ठोस सबूत नहीं था। और क्या वाकई अनुजा ने पायल से उस औरत के बारे में झूठ कहा था, या ये भी रितु और पायल की बनाई कोई कहानी थी? पर पुलिस गाड़ी पे लगे स्टिकर के स्केच को दिखाकर अनुजा के ऑफिस और घर के आसपास पूछताछ कर रही थी। मैडम देखा तो लगता है पर हमारी सोसाइटी का नहीं है। इस गाड़ी को पहचानते हो? हाँ साहब, ये तो अपना 403 वालों की गाड़ी लगती है। 403? सर मैं सैलून चलाता हूँ, अनुजा मेरी कस्टमर थी। कौन है कुणाल? सर अनुजा के साथ मेरा झगड़ा नहीं हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुआ था। किस बात में? एक्चुअली उस दिन वो सैलून में आई थी हेयर कट के लिए। पहले तो ठीक ठीक बोलती रही और बाद में बोलने लगी कि उसके बाल खराब हो गए। सर जिससे मिलती जहाँ जाती सबको यही बोल रही थी कि मेरे सैलून में कोई ना आए। हर जगह पे बदनामी कर रही थी सर। मेरे कितने सारे कस्टमर्स ने मुझे आके ये बात बताई। मैंने पहले तो सोचा कि जाने दो, बाद में वो उस दिन मुझे वो रास्ते में मिल गई। अनुजा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम छोटे शहर से हो, तुम्हें हेयर कट की अक्ल नहीं है, इसमें मेरे सैलून की क्या गलती है? तुम क्यों बोल रहे हो सबको कि मेरा सैलून खराब है? क्यों नहीं बोलूं मैं? तुम्हें बाल नहीं घास काटनी चाहिए। देखा मैंने कि तुमने कैसे बाल काटे थे। तुम्हें पैसे दिए, तुमसे बाल कटवाए, उसके बाद दूसरे सैलून में गई, वहां पे भी पैसे दिए और फिर से सुधरवाया। इस बार तो बोल रही हूँ नेक्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन रिव्यू डालूंगी, समझी? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? तुझे जो करना है वो कर ले, समझी? जब तुमसे बातचीत हुई तो तुमने हेयर कट के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसका तुम्हारी बीवी के साथ झगड़ा भी हुआ था। सर मुझे नहीं लगा कि वो बात इतनी जरूरी थी। हमें आपका एक बाल चाहिए। बाल? क्यों सर? बॉडी पर हमें एक बाल मिला है, उसके साथ आपके बाल का डीएनए मैच करके देखना चाहते हैं। सर उसमें मैच क्या करवाना? मैं खुद बता रही हूँ, शायद वो बाल मेरा ही हो। मतलब सर जब मुझे पता चला कि अवनी और अनुजा के बीच झगड़ा हुआ है, सारी चीजें नॉर्मल करने के लिए मैंने अनुजा को एक फ्री सेशन ऑफर किया था, क्योंकि सर मुझे अपना बिजनेस भी बचाना था सर। और उसी दिन वो सुबह सैलून पे आई थी और हो सकता है कि अवनी का बाल उसके कपड़ों पर गिर गया हो। सुबह कितने बजे आई थी? 11 बजे सर। सैलून का सीसीटीवी फुटेज है आपके पास? सॉरी सर, अभी सैलून में सीसीटीवी लगा नहीं है। सर अगर अनुजा और अवनी के बीच लड़ाई सिर्फ हेयर कट को लेकर हुई थी तो अनुजा ने पायल से झूठ क्यों बोला? वो मेरी पुरानी कलीग थी, उसको मैंने ड्रग्स लेते हुए पकड़ा था ना। और अगर उसके बाद भी उस दिन अनुजा पार्लर गई थी तो ये बात इन लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताई? जब हमने इनसे हेयर सैंपल की बात की तो बोलते हैं कि अनुजा उस दिन पार्लर आई थी। अगर ये सच बोल रहे हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इनकी पार्लर से ही वो बाल अनुजा के कपड़ों पे लगे हों। और अगर ऐसा हुआ है तो क्राइम स्पॉट पे मिले हुए बाल हमारे किसी काम के नहीं। लेकिन सर ये बात कंफर्म कैसे होगी? क्योंकि उस दिन वॉचमैन हाफ डे पे था, 1 बजे के बाद ड्यूटी आया था। उसने भी अनुजा को कहीं बाहर जाते हुए नहीं देखा। अनुजा की लिफ्ट में सीसीटीवी कैमरा है, उसका फुटेज निकलवाओ, पता चलेगा वो 11 बजे घर से बाहर निकली थी या नहीं। ठीक है सर। बाहर निकल। नहीं मारती, चल बाहर आ जाओ। नहीं मारो, मत मारना। तुझे तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था। अरे देवा, क्या दिन दिखाया रे तूने मुझे। एक तो तुम निकम्मा है, खुद के लिए नौकरी नहीं ढूंढ सकता और ये सब उद्योग कर दिए तूने। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी निर्मला को? अरे क्या बताऊंगी मैं उसको? सर ये 1 मार्च रात 8 बजे का फुटेज है, जब अनुजा जॉब से वापस आ रही थी। और सर ये देखिए, अगली सुबह 11:30 बजे तक उसने लिफ्ट यूज नहीं की, और जब यूज की तो नीचे जाने के लिए नहीं बल्कि ऊपर आने के लिए। मतलब अनुजा नीचे उतरी तो थी लेकिन उसने लिफ्ट नहीं यूज की। 2nd फ्लोर पे रहती थी, हो सकता है अक्सर सीढ़ियों का इस्तेमाल किया करती होगी। मतलब अनुजा सैलून गई थी और 11:30 बजे घर वापस आई। हाँ सर, लेकिन अकेली नहीं। ये देखिए, ये तो विक्रम है। तूने बोला था कि अनुजा से तू हफ्तों से नहीं मिला, लेकिन 2 मार्च को
अनुजा के घर गया था कि नहीं गया था? बोल। हाँ सर, मैं 2 तारीख को अनुजा के घर गया था। क्या करने गया था? सर मैं बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में था। आई भी मुझे दिन रात ताने मारती थी, इसलिए मैं अनुजा के पीछे पड़ा था कि वो उसके ऑफिस में मेरी बात करवा दे। लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसके ऑफिस में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, ना कि मेरे जैसे 10वीं फेल। उस दिन भी मैं उससे रिक्वेस्ट करने गया था कि वो कहीं मेरी सिफारिश कर दे। अच्छा हुआ तू आ गया। एक्चुअली मैं कोल्हापुर जा रही थी। आई के लिए कुछ अगरबत्तियाँ लेनी है, तू मुझे मार्केट तक छोड़ दे। हाँ छोड़ता हूँ। सुनना, मुझे एक एक्सपीरियंस लेटर चाहिए था जॉब के लिए। पर मेरा लेटर थोड़ी चलेगा, तूने कहा मेरी कंपनी में काम किया है। अरे ड्रायव्हरच्या जॉबसाठी पाहिजे, जस्ट फॉर्मॅलिटीज के लिए। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, चल जा अभी जा। थैंक यू। मैं उसके घर गया और उसने मुझे लेटर भी लिख के दिया था। तो जब इतनी बात थी तो ये पहले क्यों नहीं बताया? सर वो उस दिन। क्या हो गया? वहाँ ड्रॉअर में पेन पड़ा होगा, दो। अभी लाता हूँ। अरे पेन मिल नहीं रही है। वहीं पर होगा, देखो। हाँ मिल गई। सर मैं डर गया था, वो पैसे वाली बात सामने आ जाती तो मैं फंस जाता। उसी डर से मैंने नहीं बताया था सर। ये अनुजा जब तेरे साथ मार्केट गई तो इस सब में कितना टाइम गया होगा? सर यही कोई 20 मिनट लगे होंगे। अवनी सलों नहीं गई, क्योंकि अगर 11:30 बजे वो वापस आई और 20 मिनट मार्केट में लगा तो 11:10 पे वो विक्रम से मिली। 11 बजे सलों जाके 11:10 को वापस अपने घर पर होना इज इम्पॉसिबल। डेफिनेटली कुणाल और रवनी हमसे झूठ बोल रहे हैं। अब इनकी ट्रिमिंग का टाइम आ गया, लेके आओ इनको। ठीक है सर। सर उस दिन जाने से पहले अनुजा आई थी सैलून में। हो सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा हूँ, शायद टाइम आगे पीछे बताया होगा मैंने। बट सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो उस दिन आई थी सैलून पे। सर मैंने नहीं मारा किसी को। क्या करें सर, ये दोनों तो सच बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। सर तो इतना तो तय है कि अनुजा सैलून नहीं गई थी, झूठ ये लोग बोल रहे हैं। तो अब सर? तेरी बीवी तो तुझसे ज्यादा समझदार निकली रे। बिना पिटे, बिना हड्डियां तोड़वाए सब सच बोल दिया। अब तू सोच ले क्या करना है। हमारी मेहनत बचाना चाहता है या मेहनत करवाना चाहता है? क्योंकि सच तो हम जानते हैं। अनुजा और मेरा अफेयर चल रहा था। जब मेरी बीवी आउट ऑफ टाउन थी तब अनुजा पहली बार मेरे सैलून पे आई थी। मैंने उसे बताया नहीं मैं शादीशुदा और मैं उसे डेट करने लगा। फिर तेरा नंबर उसकी कॉल लिस्ट में कैसे नहीं है? सर हम वॉइस कॉल ऐप पर बात करते थे। 2 हफ्ते बाद मैंने उसे बताया कि मेरा बर्थडे, सब कुछ ठीक चल रहा था सर। पर एक दिन उसे मेरे सैलून से पता चला कि मैं शादीशुदा हूं। वो मुझे धमकियां देने लगी, कहने लगी तेरी बीवी को बता दूंगी, पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुझे। अनुजा की धमकियों से कुणाल बहुत डर गया था। एक दिन उसने खुद ही मुझे बता दिया कि मेरे पीठ पीछे उसने अनुजा के साथ क्या क्या किया। अवनी प्लीज बता लो मुझे। अवनी अगर वो सचमुच पुलिस के पास चली गई ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अवनी अवनी प्लीज बचा दो ना मुझे। अनुजा, एक तो तूने मेरे पति के साथ मुंह काला करवाया, ऊपर से उसे पुलिस में जाने की धमकी दे रही हूँ। तू क्या बताएगी सबको? मैं बताऊंगी सबको कि तेरी असलियत क्या है। जो करना है वो कर, समझी? मेरे पास मत आ। उसके बाद मैं डर गया था सर। मुझे लगा अनुजा सचमुच गुस्से में आकर कहीं पुलिस कंप्लेंट ना कर दे। अनुजा कहीं ड्रॉप कर दूं प्लीज? नहीं। अनुजा देखो अनुजा, मुझे लगता है हमें बैठकर एक बार बात कर लेनी चाहिए। देखो अवनी बहुत गुस्से में है। वो तुम्हारे लैंडलॉर्ड से बात करने और तुम्हारी माँ का नंबर निकालने में लगी पड़ी है। हमें बात करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी चाहिए।
इसके लिए तुम अलग से टाइम मत निकालो, रास्ते में बात कर लेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। प्लीज मेरी बात मानो ना, प्लीज चलो ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं भी रखता हूँ, आ जाओ। ये कौन सा रास्ता है? ये शॉर्टकट है। अच्छा, तुम्हें जहाँ पहुँचना है वहाँ तुम बहुत जल्दी पहुँच जाओगी। सर जब ये अनुजा पार्लर गई ही नहीं, फिर वहां पे बाल कैसे आया? कुणाल ने सुबह किसी का हेयर कट किया था, तो इस तरह से वो बाल कुणाल की बॉडी पर और इवेंचुअली अनुजा की बॉडी पर पहुंचा। पुलिस ने कोर्ट में कुणाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने अनुजा को न्याय दिलवाने में अपना फर्ज बखूबी निभाया, पर एक मां की गोद हमेशा के लिए उजड़ गई। एक मक्कार आदमी ने उसके जीने की एकमात्र उम्मीद उससे छीन ली थी। सपनों की उड़ान हर जिंदा दिल इंसान भरना चाहता है। ऐसा इंसान जी तोड़ मेहनत करता है उनमें रंग भरने के लिए। आदि जाऊंगे, चल। आई अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, अब रख दो। और जब ये सपने सच होते हैं तो उनके साथ जीने की खुशी बयान करने की हद से भी पार हो जाती है। आई, हाँ कहाँ है तू? हाय आई आई, अरे 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 मैं गिर जाऊंगी ना। आशीर्वाद आशीर्वाद। काय झालं? हाय, पुणे इंस्टीट्यूट मास्टर्स में मुझे एडमिशन मिल गया है। क्या? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ बेटा। और ऐसे जिंदगी का एक नया सफर शुरू होता है। पर इंसान घर परिवार को छोड़ने के ख्याल से एक असमंजस की स्थिति में खड़ा हो जाता है। इसमें लड्डू है और इसमें करण जी। आई, मैं एक काम करती हूँ, मैं कोल्हापुर में ही एडमिशन ले लेती हूँ। और वैसे भी मीरा, तुम्हारे बगैर कैसे मन लगेगा, और ऐसे कैसे मैं पढ़ाई कर पाऊंगी? तो काजी नको करो, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। तुम लोग क्या बोलते हैं, वीडियो चैटिंग? हाँ, रोज हम लोग वीडियो चैटिंग करेंगे, बहुत बातें करेंगे। तुम बस मन लगाकर पढ़ना, मैं तुम्हें कामयाब होते हुए देखना चाहती हूँ बेटा। घर वाले हौसला देते हैं और गांव से शहर आने का एक नया पड़ाव जिंदगी में आता है। ऐसा ही पड़ाव इस लड़की की जिंदगी में भी आया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, माँ बेटी दोनों इस नई सफलता से बेहद खुश थे, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।